दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और जिस तरीके का उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट इतना अप्रत्याशित था कि वो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल भी उल्टा है जो कि ग्राउंड पर लोगों को दिख रहा था। यानी कि दोनों में एक मिसमैच है, दोनों में मैचिंग नहीं है। जो ग्राउंड पर कुछ और दिख रहा था और रिजल्ट में कुछ और दिख रहा है। इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत तरीके के आंकड़े मैं शेयर करने वाला हूं। कई तरीके के खुलासे भी हुए हैं जिसको देख करके आपको समझ में ये आएगा, आप एक अपनी राय बना सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसको किस तरीके से जीता गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी जी जीते नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी जी को जिताया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन हारा नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन को हराया गया है और उसके लिए कई सारे आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। उसमें से कुछ चीज़ों को आज मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे इन आंकड़ों को तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस चुनाव को, महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल करके मैनेज किया है। उसको समझने के लिए ये आंकड़े काफ़ी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो शुरुआती चीज़ें रिजल्ट को लेकर के उसको समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर कुल 288 सीट हैं, 288 सीटें हैं जिसके लिए वहाँ पर चुनाव हुआ था। जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में ये देखा गया कि वहाँ पर जो एनडीए का गठबंधन है, जो नरेंद्र मोदी का गठबंधन है एनडीए, जिसको कि महाराष्ट्र में महायुति भी कहते हैं, तो उसने 230 सीटें करीबन लेकर के वो आए। और इस 230 में से भी अगर आप बीजेपी का हम यहाँ पर स्पेशली बात करने वाले हैं तो इसमें बीजेपी को 132 सीटें मिली है। 57 सीटें जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना उनको मिली है और 41 जो सीट है वो अजीत पवार एनसीपी को मिली है। कुछ चीज़ें यहीं पर छुपी हुई है, उसको पहले समझना ज़रूरी है। आप अगर बीजेपी का यहाँ पर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी है वो तकरीबन 148 सीटों पर चुनाव लड़ी है और इन 148 सीटों में से बीजेपी को जीत हासिल हुई है 132 सीटों पर। आप इस स्ट्राइक रेट को समझिए, 89-90% के आसपास ये स्ट्राइक रेट जाता है। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में पिछले 4-5 महीनों में कि उनको ये 90% का स्ट्राइक रेट मिला है, जबकि चंद महीने पहले जब इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव पूरे भारत का चुनाव होता है जो कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ती है। और उसी लोकसभा चुनाव के अंदर इसी महाराष्ट्र ने नरेंद्र मोदी को सिरे से खारिज कर दिया था, नरेंद्र मोदी को नकार दिया था और बहुत ही बेइज्जतीपूर्ण स्थिति बन गई थी महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की। टोटल लोकसभा चुनाव 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर टोटल बीजेपी जो है वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें बीजेपी जीतने में कितनी सफल हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर। तकरीबन 31-32% का ये स्ट्राइक रेट है। तो मई जून के महीने में जिस महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 30-32% था, ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने कि अब वहाँ पर विधानसभा के चुनाव में वो स्ट्राइक रेट 90% पहुँच गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा चीज़ जो इस आंकड़े में छुपा हुआ है कि ये जो सीट आई है, आप सोचिए कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो 288 की उसका स्ट्रेंथ है और उसमें बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वहाँ पर 132 सीटें मिली है, मतलब कि बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 42 और इधर 32, 45, 145 चाहिए और 132 इधर मिला हुआ है। 12-13 सीटों का फासला है, इससे ज़्यादा फासला नहीं है। दूसरे तरफ जो इनके सहयोगी हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनको इस तरीके से समेट दिया गया है कि ये चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चाह करके भी बगावत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए वहाँ पर 10, 12, 13 लोगों को खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये लोग कुछ करते भी हैं, एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार, तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही आसान होगा
कि इन्हीं के पार्टी के विधायकों को या फिर निर्दलीय जो लोग चुन करके आए हैं उन सभी लोगों को मिला करके और बीजेपी अकेले के दम पर महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना सकती है। इस तरीके से इन आंकड़ों को मैनेज किया गया है, इन आंकड़ों के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, तब जाकर के ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। यहीं तक मामला नहीं रुकता है, आगे अगर हम आप बात करें इसी पर, तो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी का एक वेव था 2014 में, जब ये पहली बार, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में वेव था 2014 में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी, जबकि उनका वेव था तो भी इतनी सीटें लेकर के नहीं आ पाए थे। इवन 2019 के अंदर भी जब पीक पर थे एक तरीके से नरेंद्र मोदी, वहाँ पर भी उनका कम वेव नहीं था, उस वक्त भी महाराष्ट्र में वो इतनी सीटें लेकर के नहीं आ पाए थे, महज 105 सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन 2024 के अंदर जबकि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की स्थिति, बीजेपी की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकार दिया था, तो 2024 के अंदर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें कैसे हो गई, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया है इसको भी एक बार देख लेना बेहद ज़रूरी है कि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से इस पर खेल किया है। यहाँ पर कुछ आंकड़े जो वोटिंग परसेंटेज होता है उन आंकड़ों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो 20 नवंबर को, थोड़ा इसको गौर से आप देखिएगा इन आंकड़ों को, 20 नवंबर को 5 बजे तक जब मतदान हुआ तो उस समय जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो डाटा दिया, जो आंकड़ा दिया, उसमें ये कहा गया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 58.22% है। 20 नवंबर को 5 बजे शाम को, ध्यान से आप लोग देखेंगे। फिर 20 नवंबर को ही तकरीबन 11:30 बजे रात के आसपास ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है वो बदल जाता है, अपडेट हो जाता है और वोटिंग परसेंटेज 58.22 से बढ़ करके 65.02 हो जाता है, 65% हो जाता है। और मामला यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि काउंटिंग से पहले जो एक फाइनल फिगर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें ये जो आंकड़ा है और इसमें वृद्धि होता है और ये आंकड़ा 65.02 से बढ़ करके 66.05% हो जाता है। मतलब क्या है कि इसमें 2 बार वृद्धि हुई। ये जो आंकड़े आए वोटिंग परसेंटेज के, इसमें 2 बार वृद्धि हुई। सबसे पहले 58 से बढ़ करके 65 हो गया और फिर काउंटिंग से पहले ये 65 से बढ़ करके 66 हो गया। अगर आप टोटल देखेंगे, टोटल जो ये आंकड़ों में वृद्धि हुई है, वोटिंग परसेंटेज में जो वृद्धि किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये 7.83% बनता है। अपडेट करने में, आयोग के वेबसाइट पर अपडेट करने में कुछ वक्त लगता है और उसमें 1-1.5% का वृद्धि होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको लोग समझ सकते हैं कि नहीं 1-1.5% की वृद्धि हो जाती है। लेकिन 7.83% की वृद्धि ये क्या दर्शाता है? अपने आप में एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और क्या इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों का जो जवाब है वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मामला यहीं तक नहीं रुका है। जब ये रिजल्ट आया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये रिजल्ट किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशंस की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो एनसीपी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो शिवसेना, इनको ये जो रिजल्ट है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं वो भी इस रिजल्ट को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और इसके कई सारे जो एक तरीके से कहिए कि दिख रही है चीज़ें कि लोगों का प्रोटेस्ट वहाँ पर बाकायदे हो रहा है। एक वीडियो अभी ट्विटर के ऊपर काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग उसको काफ़ी शेयर कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये नासिक के पास कोई एक गांव है और उस गांव का ये वीडियो है और उन लोगों का मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा और उस गांव के लोगों का ये कहना है कि ये जो गांव है
ये एक तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व है और यहाँ का जो मैक्सिमम वोट है 70-80% जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। लेकिन ईवीएम मशीन में यहाँ पर जब वोट निकला यहाँ का तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नहीं के बराबर वोट मिला है और अधिकांश जो वोट है वो बीजेपी को चला गया है। ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? एज ए वोटर, एक वोटर के रूप में मैं वोट डाल रहा हूँ और वो जो वोट है वो किसी और को जा रहा है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास क्या है? एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया जा रहा है और ये जो घटना है ये एमएनएस के एक उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक उम्मीदवार हैं राजेश येरुंकर, और इन्होंने एक बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया है और इन्होंने कहा है कि ईवीएम में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वोट मिले हैं। सोचिए, जबकि इनका कहना है कि क्या मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बेटी और मैंने अपना वोट क्या नहीं दिया था। मतलब इनके खुद के परिवार के इनकी पत्नी, इनकी माँ और इनकी बेटी 4 वोट इनके खुद के हुए और इनको मिला है सिर्फ और सिर्फ 2 वोट। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इनकी पत्नी ने और इनकी बेटी ने इनको वोट नहीं दिया? क्या फिर इनकी माँ ने या फिर किसी और मेंबर इनके फैमिली के इनको वोट नहीं दिया? आखिर इनका 2 वोट कहाँ गया? और इस तरीके के जो वाक़ये हैं, ये वाक़या सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल से यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर इस तरीके के दर्जनों के संख्या में इस तरह के घटना, इस तरह के खुलासे हो रहे हैं महाराष्ट्र से, जो कि ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि ये जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र के अंदर और जो रिज़ल्ट जिस तरीके के आया है वो रिज़ल्ट एक तरीके से जनमत का, महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं उसका चोरी किया गया है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जनमत को एक तरीके से अपमानित करने का काम किया है। देश की जो तमाम गोदी मीडिया है खूब ढोल नगाड़ा बजा दिया, मोदी की खूब चरण वंदना कर दी कि नरेंद्र मोदी की लहर है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अगर 90% की जो ये स्ट्राइक रेट है तो ये स्ट्राइक रेट की जो हवा है, जो वेव है, वो महाराष्ट्र के धरातल पर भी दिखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर वो दिखा नहीं। और इस चीज़ को आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जब बीजेपी के लोग, जब एनडीए गठबंधन के लोग प्रचार कर रहे थे तो इनके प्रचार करने के जो तरीके हैं, खुद एनडीए गठबंधन के नेता ही उसका विरोध कर रहे थे। जिस तरीके से एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बटने कटने की बात कही थी, उस पर इन्हीं के गठबंधन के लोग, नवाब मलिक जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग, पंकजा मुंडा जैसे लोगों ने नाराज़गी दर्ज कराई थी। अगर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए का, बीजेपी का 90% का स्ट्राइक रेट होता है इस तरीके से, तो ये एनडीए के जो नेता हैं ये इस तरीके से नाराज़गी दर्ज नहीं कराते हैं। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो कि इस संदेह को और गहरा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जनमत की चोरी की है। और इस चोरी में जो हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयुक्त हैं हिंदुस्तान के राजीव कुमार, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर ऐसा है सच में, और अगर ये चीज़ साबित हो जाए, जिस तरीके के खुलासे ये हो रहे हैं, ये खुलासे अपने आप में कम नहीं है, ये बेहद गंभीर है, तो ये हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर और जो लोकतंत्र के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से धांधली करके, इसी तरीके से चुनाव को मैनेज किया जाता है तो फिर चुनाव कराने का और लोगों को जो वोट देने का अधिकार मिला हुआ है संविधान से, उसका क्या मतलब रह जाएगा? उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए जो राजनीतिक दल हैं, जो अपोजिशन के पार्टीज़ हैं,
उनको तो मैदान में आना ही पड़ेगा खुल करके, लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको भी खुल करके आना पड़ेगा और उनको भी इस चीज़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि अगर मैं वोट ए पार्टी को दे रहा हूं तो मेरा वोट बी पार्टी को कैसे जा रहा है। वरना लोकतंत्र के जनमत का चोरी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी करते रहेंगे और हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पत्रकार हैं, वो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी का गुणगान करते रहेंगे, नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते रहेंगे और देश के जो वोटर्स हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।